तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वाईदान की बची हुई बाकी 2 स्टोरीज को, और वो भी एक ही साथ हो जाएंगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले बाकी की 2 स्टोरीज को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस कहानी का नाम है द ब्लैक हेयर। कहानी की शुरुआत में हमको एक समुराई को दिखाया जाता है जो कि काफी गरीब था। हालांकि वो पहले काफी अमीर था, लेकिन उसके मास्टर के बर्बाद होने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई थी, जिसके बाद में समुराई की वाइफ को बुनाई का काम करना पड़ता था। बात करें समुराई की वाइफ के बारे में तो वो बेहद खूबसूरत थी और उसके काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और निखार देते थे। तभी वो आकर अपनी वाइफ से ये बोलता है कि उसको एक गवर्नर के वहां पर जॉब मिल गई है, लेकिन उसको जॉब पाने के लिए उस गवर्नर की बेटी से शादी करनी होगी और इसलिए वो अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहा है। इतना कहने के बाद में समुराई घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन समुराई की वाइफ उसका पीछा करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो रुक जाए, उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन समुराई इस पर यह कहता है कि अब वो इस गरीबी में नहीं रह सकता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि समुराई और गवर्नर की बेटी की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं जहाँ पर समुराई की पोस्टिंग लगाई गई थी। उस जगह पर जाते हुए रास्ते के बीच में समुराई बहुत मेहनत करते हुए जंगलों में से बकेट्स में पानी लाता है ताकि उसकी दूसरी वाइफ सिर्फ उससे अपना मुंह धो पाए, और तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी पहली बीवी उससे कितना प्यार किया करती थी। आधे रास्ते में अब समुराई की नई बीवी फिर से चैरियट को रुकवाती है और मार्केट में जाकर अपने लिए साड़ी पसंद करने लगती है। समुराई की दूसरी बीवी साड़ी पसंद करने में बहुत समय लगाती है और तब तक समुराई बस बाहर इंतजार ही करता रहता है। तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी बीवी उसकी कितनी कद्र किया करती थी। जैसे जब भी वो घर आया करता था उसकी वाइफ खड़े होकर उसकी सेवा में लग जाया करती, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में उल्टा हो रहा था। एंड ऑब्वियसली पैसा किसी ना किसी कॉस्ट पर आता है। खैर अब समय गुजरता रहता है और समुराई को ये पता चल जाता है कि उसने शादी करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है। समुराई की दूसरी बीवी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करती, जहाँ पर वो अपने छोटे से छोटे कामों को भी नौकरों से करवाया करती थी और समुराई की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। उसको पता चल जाता है कि उसकी पहली बीवी उससे कितना प्यार करती थी और उसके साथ ही वो खुश रह सकता है। अब एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम जब समुराई की दूसरी बीवी गेम खेलकर काफी बोर हो जाती है तो वो अपनी मेड्स को छुट्टी दे देती है, जिसके बाद वो उस रूम में आती है जहाँ पर समुराई सो रहा था। वो धीरे से समुराई के पास जाकर उसको किस करने लगती है, लेकिन उसी समय समुराई उसे अपने से दूर कर देता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और उसको एक चांटा मार देती है और ये कहती है कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरी फैमिली की वजह से हो, लेकिन तुमने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हालांकि इसका अपोजिट था। खैर उसके बाद में समुराई गुस्सा होकर वहां से घर से बाहर जाने लगता है। कुछ ही समय के बाद में एक मेड आकर समुराई से ये कहती है कि वो अपने रूम में चले जाएं क्योंकि रात हो रही है, जिस पर समुराई ये कहता है कि अगर उसकी दूसरी बीवी अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना चाहती है तो वो चली जाए, क्योंकि अब वो उसके साथ में नहीं रहना चाहता और वो ये सब कुछ और नहीं कर सकता। और अपने पूरी पोस्ट खत्म होने के बाद में वो अपनी पहली वाइफ के पास चला जाएगा। इसके बाद समुराई कई सालों तक उसी पोस्ट पर काम करता रहता है, क्योंकि उस समय में दिए गए काम को या फिर पोस्ट को बीच में छोड़ना गलत और डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। अब कई सालों के बाद में अपनी पहली बीवी से मिलने समुराई वापस अपने घर लौट जाता है। वो अपने घर की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब हो गया था। तभी घर में अंदर जाते हुए समुराई को एक रूम से लाइट आते हुए दिखाई देती है और वो जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है वो ये देखता है कि उसकी बीवी अभी भी बुनाई कर रही थी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि समुराई की वाइफ अभी भी जवान होती है और उसके बाल अभी भी वैसे ही थे, यानी कि पहले जैसे काले और लंबे। इन शॉर्ट जैसा समुराई अपनी वाइफ को छोड़कर गया था, उसकी बीवी अभी भी वैसे ही सुंदर थी। वो अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है और उसको कहता है कि मुझे अपनी पोस्ट में काम करने में कई साल लग गए, पर जैसे ही वो खत्म हुआ मैं तुमसे मिलने चला आया। समुराई की वाइफ ये कहती है कि आप आ गए, यही मेरे लिए काफी है, जिसके बाद में वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि समुराई की वाइफ उसके सोने का इंतजाम करती है, जिसके बाद में समुराई और उसकी वाइफ दोनों सो जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुराई जैसे ही उठता है वो अपने रूम को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। यानी कि रात को उसकी कंडीशन ठीक थी, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा खराब लग रहा था। और समुराई के बाजू में उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसकी वाइफ का स्केलेटन था, जिसके बाल सफेद हो गए थे। वो डरकर घर के कॉर्नर में चला जाता है और वो जैसे ही मुड़कर स्केलेटन की तरफ देखता है उसको ये पता चलता है कि स्केलेटन के बाल फिर से काले हो गए हैं। अब वो काले बाल समुराई पर अटैक कर देते हैं, जिस पर समुराई उन बालों को फेंक कर रूम से बाहर जाने की कोशिश करता
करता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात नोटिस कर पाते हैं कि समुराई की थोड़ी सी एज बढ़ गई थी। रूम का दरवाजा बंद रहता है, इसलिए समुराई दीवार तोड़कर रूम से बाहर जाता है, पर रूम से बाहर जाते ही उसकी एज फिर से बढ़ जाती है। यानी कि शायद से उन काले बालों में कुछ ना कुछ शक्ति थी, जिसकी वजह से यहाँ पर समुराई की एज कम हो रही थी। अब वो बालकनी में जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ के काले बाल उस पर फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे कि समुराई की एज फिर से बढ़ जाती है। इसी बीच में समुराई पानी में खुद की रिफ्लेक्शन को देखता है और वो रियलाइज कर लेता है कि उसकी एज बढ़ती जा रही है। पूरे घर के दरवाजे बंद थे, इसलिए समुराई एक विंडो को तोड़कर उससे बाहर जाता है, जहाँ पर फिर से बाहर जाते ही उसकी एज वापस बढ़ जाती है और अब वो पूरी तरह से बूढ़ा हो गया था। अब बाहर जाते ही फिर से उसकी वाइफ के बाल उस पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो अब इस कहानी से मेरे हिसाब से दो थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि यहाँ पर ये उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि कोई ईविल थी, जो कि उसकी एज को अपनी तरफ खींच रही थी। दूसरा ये हो सकता है कि वो वाकई में उसकी वाइफ होगी और जब उसका पति वापस आया तो उसको काफी अच्छा लगा। लाइक ऑब्वियसली वो डेड हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी उसको अपने पति से काफी प्यार था। लेकिन लेटर ऑन नेक्स्ट डे उसको रियलाइज होता है कि उसके पति ने उसको छोड़कर काफी बड़ी गलती करी थी और शायद से वो उसको सजा देना चाहती होगी। अगली कहानी का नाम है इन द कप ऑफ टी। अब स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको 1900s का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक राइटर हमको ये बताता है कि काफी सारे जापानीज स्टोरीज की एंडिंग कभी हो ही नहीं पाती और इसके 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो राइटर लेजी होगा। दूसरा, या तो उसके और पब्लिशर के बीच में मन मुटाव हो गया होगा। तीसरा, या तो उसे कभी किसी ने स्टोरी लिखते समय बुला लिया होगा और वो कभी भी वापस अपने टेबल पर आया ही नहीं। और चौथा, या तो उसकी डेथ हो गई होगी। और ऐसी ही एक स्टोरी का एग्जाम्पल देते हुए राइटर हमको एक कहानी सुनाते हैं। 2 साल पहले न्यू ईयर के दिन लॉर्ड नाकावागा सदोनो अपने लोगों के हालचाल जानने के लिए अपने किंगडम की तरफ चले जाते हैं। वहां पर एक टेंपल में वो रुकते हैं, जहां उनके साथ उनके काफी सारे समुराई भी थे। उन्हीं में से उनका एक अटेंडेंट भी होता है जिसका नाम केनाई था। केनाई एक कटोरा लेकर उसमें जैसे ही पानी भरता है तो ये देखता है कि उस कटोरे के अंदर किसी इंसान की आकृति बन रही है। उसको ये लगता है कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब वो उस पानी को फेंक देता है और दूसरा बाउल लेकर फिर से पानी पीने के लिए दूसरे कटोरे में पानी भरता है, पर फिर से उस कटोरे के अंदर सेम इंसान की आकृति नजर आती है, जो कि इस बार हंस रही थी। अब इस बार केनाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस कटोरे को फेंक कर तोड़ देता है। फिर वो एक और बोल को लेकर पानी पीने के लिए उसमें पानी भरता है, लेकिन इस बार भी उसी बाउल के अंदर उस आदमी का हंसता हुआ चेहरा फिर दिखता है, लेकिन इस बार वो गुस्से में उस पानी को पी जाता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम केनाई को देखते हैं जो कि टेंपल की सुरक्षा कर रहा था। तभी केनाई अपने सामने एक बोल को देखता है और उसे सुबह की वारदात याद आती है, जिस पर वो उस बोल को गिरा देता है। तभी टेंपल के कोने से वही कटोरे में दिखने वाला आदमी अचानक से बाहर आता है, जिसको देखकर केनाई अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो आदमी ये बताता है कि उसका नाम हाइनाई है, जिस पर केनाई को रियलाइज होता है कि ये वही सवेरे वाला आदमी है जो कि उसको कटोरे में दिखाई दिया था। आगे हाइनाई ये बोलता है कि आज सवेरे ही तो हम मिले थे और तुमने तो मुझे सवेरे बहुत चोट पहुंचा दी थी। जिस पर केनाई गुस्सा हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर हाइनाई पर हमला कर देता है। केनाई हाइनाई को मारने की कोशिश करता है, पर वो वहां से गायब हो जाता है। तभी केनाई को पीछे से हाइनाई दिखता है और केनाई अपनी तलवार से हाइनाई को जख्मी कर देता है, जिसके बाद में हाइनाई वहां से दीवार को पार करते हुए गायब होकर चला जाता है। मीनिंग कि ये एक स्पिरिट थी, ना कि कोई इंसान था। अब वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और बाकी के समुराइज को बताता है कि टेंपल के अंदर कोई घुस आया है। वो सभी लोग मिलकर पूरे टेंपल की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि गार्ड्स ये कहते हैं कि ना तो कोई टेंपल के अंदर आते हुए दिखा है और ना ही कोई बाहर जाते हुए। जिस पर केनाई ये बोलता है कि उसने देखा है उस आदमी को और उसने उसे घायल भी कर दिया था, पर वो दीवार के आर पार चला गया। जिस पर बाकी के समुराई जो होते हैं ना, वो हंसने लगते हैं और वो केनाई को कहते हैं कि शायद से ये उसका सपना था या फिर उसने ज्यादा पी ली होगी। अब अगले दिन केनाई अपनी ड्यूटी से लीव ले लेता है ताकि वो घर पर आराम से सो सके। रात को सोते टाइम एक नौकर आकर केनाई को ये कहता है कि आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। जिस पर वो ये बोलता है कि तुमने पूछा नहीं कि कौन लोग हैं। वो नौकर ये बताता है कि वो 3 लोग आए हैं और वो तीनों कह रहे हैं कि वो आपसे ही बात करेंगे। केनाई अपनी तलवार लेकर उन तीनों से मिलने जाता है। अब जैसे ही वो उन तीनों से मिलता है, उनमें से एक समुराई ये कहता है कि हम मास्टर हाइनाई के फॉलोअर्स हैं, जिनको तुमने पिछली रात घायल कर दिया था। मास्टर हाइनाई ने ये कहा है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो अपना बदला लेने फिर से आएंगे। अब इस पर केनाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर तीनों पर हमला करने लगता है, लेकिन उन तीनों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तीनों भी भूत थे और वो तीनों ही गायब हो जाते हैं। लेकिन समहाउ केनाई की तलवार में शायद से कोई शक्ति थी, जिसकी वजह से वो उन तीनों को जख्मी कर देता है, लेकिन वो तीनों स्पिरिट्स
मरती नहीं है। अब ये देखकर किनाए पागल हो जाता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जिसके बाद में कहानी में क्या होता है ये हमको पता नहीं चलता और सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि राइटर कहानी को आधा छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद पब्लिशर राइटर से मिलने आते हैं और राइटर की वाइफ पब्लिशर को बताती है कि वो सुबह से कहानी ही लिख रहे थे और वो घर से बाहर गए ही नहीं। राइटर की वाइफ पब्लिशर को वेट करने के लिए कहती है और वो तब तक अपने हस्बैंड को खोजने लगती है। पब्लिशर राइटर की कहानी पढ़ने लगते हैं जहां पर उन्हें एंड में लिखा हुआ मिलता है कि मैं कुछ भी लिखूं आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए इस कहानी की एंडिंग आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, जैसा आप सोचोगे इसकी एंडिंग वैसी हो जाएगी। तभी राइटर की वाइफ अंदर से जोरों से चिल्लाती है, जिस पर जैसे ही पब्लिशर वहां जाता है तभी राइटर की वाइफ एक बकेट की तरफ इशारा करती है और वहां से डरते हुए भाग जाती है। फिर पब्लिशर उस बकेट को देखने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी दर्द से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है और हम व्यूअर्स एंड में ये देख पाते हैं कि राइटर उसी बकेट के पानी की दुनिया में फंसा हुआ है, यानी कि उसकी लिखी हुई स्टोरी बिल्कुल उसकी लाइफ के साथ में रेप्लिकेट हो गई थी। और बूम, इसी के साथ में इन द कप ऑफ टी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्वाईदान की फाइनल स्टोरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और मुझको ऐसा लगता है कि किनाई का ये नया जन्म हुआ होगा एज अ राइटर, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ने ये कहा था कि जैसे ही हाइनाई ठीक हो जाएंगे वो अपना बदला लेने फिर से आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर किनाई का फिर से पुनर्जन्म हुआ होगा। खैर आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये थियरी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए